Hello class 10 students, here I Vinay again welcome each and everyone on the same platform of the Life Physics VK channel. As you all know that in the class 10 we have completed our electricity chapter, we have completed our magnetic chapter. Now we started the light chapter. हम लोगों ने light को पढ़ना शुरू किया था and in the light we have studied that one or two of the most important phenomena जो light की वजह से होते हैं. तो जब मैंने आपके साथ लाइट स्कूल में शुरू किया था तो आपके साथ डिस्कस किया था कि हमें चार फिनोमेना को डील करना है यहाँ पे. द फर्स्ट फिनोमेना जो लाइट हमें करके देता है, दिस वन इज रिफ्लेक्शन. आई थिंक ये हम लोगों ने कंप्लीटली कर लिया है पूरा स्टडी, मिरर फॉर्मूला, उसके न्यूमेरिकल, रे डायग्राम, एवरीथिंग. देन वी इंक्लूडेड द इंपॉर्टेंट एंड द लेंथीस्ट टॉपिक. तब हमने एक लाइट का वो फिनोमेना पढ़ना शुरू किया जो इंपॉर्टेंट है, बहुत लंबा जाता है थोड़ा सा, तो इसमें हम लोगों ने टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड कर लिया है. जैसे हम लोगों ने रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, फिर हम लोगों ने रियल और ऑब्जर्व्ड को देखना शुरू किया, रिमेंबर. फिर हम लोगों ने टीआईआर पढ़ा, उसकी एप्लीकेशंस देखी. फिर हम लोगों ने ऑनलाइन लेक्चर्स में, रिफ्रैक्शन के टॉपिक्स तो ऑफलाइन थे बट ऑनलाइन लेक्चर्स में हम लोगों ने लेंस पे काम करना शुरू किया. लेंस को एनटीएससी लेवल तक लेके गए, उनके बिहेवियर, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, लेंस फॉर्मूला, पावर, कॉम्बिनेशन, मींस हम लोगों ने लेंस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है. गॉट दैट पॉइंट. अब मैं आपके सामने, यानी अब मैं आपको बोल सकता हूं रिफ्लेक्शन इज डन, रिफ्रैक्शन इज आल्सो बीइंग कंप्लीटेड. नाउ वी हैव टू फिनोमेना जो हमारे पास लेफ्ट रहते हैं. नंबर वन इज द डिस्पर्शन एंड नंबर टू इज द स्कैटरिंग. तो मतलब जो बचे हैं उनकी बात कर रहा हूं. वैसे तो हमारा थर्ड और हमारा फोर्थ फिनोमेना, डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ओके, ये टॉपिक कुछ ज्यादा लेंथी नहीं जाएंगे, तो थ्योरेटिकल हैं, इनमें कुछ में लॉजिक्स, कुछ में फॉर्मूले, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हम लोग इसे ट्राई करेंगे. So today we are going to dedicate this lecture to the dispersion. यानी आज का लेक्चर हमारा डेडिकेटेड है किसको? डिस्पर्शन ऑफ द लाइट को. आज हम लोग लाइट के डिस्पर्शन को पढ़ेंगे, उसके बारे में समझेंगे, क्यों होता है, कैसे होता है, कुछ एनटीएससी लेवल के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूलेज बनाएंगे. ओके, और एज आई टोल्ड यू, जैसे ही हम लोग, मैं आपके साथ बात करता हूं जो जो पॉइंट हमारे प्रैक्टिकल बेस हैं, तो जैसे ही हमारा लॉकडाउन ओपन होता है, मतलब स्कूल का लॉकडाउन ओपन होता है, वैसे तो ऑल ओवर द इंडिया ओपन हो चुका है, बट जैसे ही हम लोग स्कूल में वापस से मीट करेंगे आफ्टर द रिवीजन, हम लोग प्रैक्टिकल्स भी पे भी ध्यान देना है. यू ऑल नो दैट. और डिस्पर्शन हैज अ वन प्रैक्टिकल जो आपको अपने फिजिक्स की लैब मैनुअल में करना है. तो एक प्रैक्टिकल हमारा डिस्पर्शन का है. तो आज का लेक्चर प्लीज कंप्लीटली ध्यान से देखना, क्योंकि आज हम लोग इसे थ्योरेटिकली पढ़ेंगे. अगर हमारा स्कूल ओपन होता तो हम लोग उसे नेक्स्ट डे प्रैक्टिकल में जरूर लेके जाते, वो सारी चीज जो हम लोग आज सीखे हैं उसे प्रैक्टिकली करके देखते. बट आप इसके लिए रिमेंबर और प्रैक्टिस रखिए, थोड़ा सा याद रखिए डायग्राम को, कि ताकि जब हम ओपन हो तो हम डिस्पर्शन का प्रैक्टिकल जरूर, एंड देन विद द स्कैटरिंग. तो आज हमारा लेक्चर है टोटली डेडिकेटेड टू डिस्पर्शन ऑफ लाइट. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट. ओके, सो व्हाट इज डिस्पर्शन? पहले तो फिनोमेना पे ध्यान दे देते हैं. दैट डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस और फिनोमेना ऑफ splitting the 7 colors of white light when passes through glass prism. तो जब भी आपकी लाइट ग्लास प्रिज्म से पास होगी, तब हम लोग यहाँ पे, जब भी लाइट उससे पास होने वाली है, तो वो 7 कलर्स दिखाते हैं. ये आई थिंक आप लोगों ने 6th-7th क्लास में अगर किसी ने देखा हो तो वेल एंड गुड, बट ऐसा ही हमें यहाँ पे देखना है. तो आपको याद है हम लोगों ने एक ऑफलाइन काम और किया था, ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्शन किया था, और वो आई थिंक आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया था जितना मुझे याद आ रहा है. तो ऐसे ही हम लोग प्रिज्म को रखेंगे श्योरली. बट पहले प्रिज्म है क्या, पहले ये समझते हैं. सो प्रिज्म इज नथिंग, it is being a triangular pyramid shaped glass material. तो प्रिज्म कोई अलग चीज नहीं है. प्रिज्म क्या है?
एक पिरामिड शेप का ग्लास मटेरियल ही होता है, जैसे ग्लास स्लैब होता है, आपको याद है हम लोगों ने क्यूबॉइडल ग्लास किया था प्रैक्टिकल लैब के अंदर, सेम वैसा ही हमारे पास ग्लास होता है, तो उसी मटेरियल का है। ऐसा नहीं है कि प्रिज्म किसी अलग चीज से बनता है कि वो लाइट जब उसमें से पास होगी तो सातों कलर अलग दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उसके पीछे का रीजन है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो प्रिज्म है क्या? तो प्रिज्म एक तरीके से पिरामिड शेप है और उस पिरामिड ग्लास शेप है, तो ग्लास का ही बना है। तो जब भी इससे लाइट पास होती है, कौन सी लाइट पास होती है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट मतलब एक ऐसा लाइट जिसके पास 7 कलर्स है, जो हमारे सन से लाइट आती है, द लाइट विच आर कमिंग फ्रॉम द सन। ओके, वैसे तो बहुत सारी रेडिएशन आती है, मैं लाइट की बात कर रहा हूं, विजिबल वाली। तो हमारे पास 7 रेडिएशंस आती हैं विजिबल, जिनको हम देख सकते हैं, विबग्योर जिन्हें बुलाते हो आप लोग। जब ये विबग्योर एक साथ आता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तब जो इफेक्ट बनता है उसी इफेक्ट को हम लोग व्हाइट बुलाते हैं। तो व्हाइट लाइट का मतलब सातों कलर एक साथ आते हैं। जब ये व्हाइट लाइट, एक लाइट यानी सातों कलर एक साथ इसमें एंटर करते हैं, तो जब बाहर निकलेंगे तो सातों कलर अलग अलग होके बाहर निकलेंगे। मींस there would be the splitting of white light into the 7 constituent colors, यानी व्हाइट लाइट 7 अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाएगा, और इसी फिनोमेना को क्या बुलाते हैं? डिस्पर्शन ऑफ द लाइट। ओके, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अभी के लिए थियोरेटिकली कि ये क्यों होता होगा। तो सबसे पहले मैं प्रिज्म का काम करने का तरीका बताता हूं। मैं आपको अभी डिस्पर्शन नहीं समझा रहा हूं, तो जो अभी डायग्राम है वो डिस्पर्शन का नहीं है, ये है सिंगल लाइट थ्रू द प्रिज्म, सिंगल लाइट थ्रू प्रिज्म। तो अभी जो मैं आपके साथ डायग्राम डिस्कस करने जा रहा हूं, इसमें हम लोग एक लाइट वेव को एंटर करवाएंगे और एक को बाहर निकालेंगे। ये क्या है? व्हाइट लाइट। व्हाइट मतलब कितने कलर? 7 कलर। तो जहां पे भी सातों कलर एक साथ आते हैं, यानी एक से ज्यादा कलर एक साथ आते हैं, तो इसे हम लोग दूसरी भाषा में, फिजिक्स की भाषा में मल्टी क्रोमेटिक लाइट बुलाते हैं। क्या बुलाएंगे बेटा इसको? मल्टी क्रोमेटिक लाइट। मल्टी मींस एक से ज्यादा, क्रोमेटिक वर्ड का मतलब होता है वेवलेंथ। क्या होता है? वेवलेंथ। और याद करो, आपको मैंने एक टेबल बनाया था विबग्योर का, जहां पे हम लोगों ने लिखा था कि कौन से कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम है, कौन सा मिनिमम। आज हम उस टेबल को बाय द एंड ऑफ द लेक्चर एक बार दोबारा से देखेंगे, बट ये आप जानते हैं कि इन 7 कलर्स में हर कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है। तो 7 वेवलेंथ हो गए, मतलब एक से ज्यादा, तो इसलिए मल्टी। पर जब भी एक ही लाइट आएगी, कितनी लाइट आएगी? एक। तो इसको हम लोग क्या बुला सकते हैं? इसे हम लोग बुलाएंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या बुलाओगे बेटा इसको? मोनोक्रोमेटिक। मोनो मींस सिंगल, और क्रोमेटिक वर्ड का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं, वेवलेंथ। यानी एक वेवलेंथ की लाइट लेनी है, एक वेवलेंथ की, मल्टी नहीं। तो चलिए एक वेवलेंथ की लाइट को इसमें एंटर करवाते हैं। तो पहले सराउंडिंग में क्या है? सराउंडिंग में सर एयर है, और ये कौन है? ये ग्लास है सर, डेफिनेटली सिंपल, बस इसका ज्योमेट्रिकल शेप अलग है। तो चलिए लाइट को इसमें एंटर करवाते हैं। कैसी लाइट को एंटर करवाना है? मोनोक्रोमेटिक लाइट को एंटर करवाना है। तो लाइट इसमें एंटर की, और लाइट मान लीजिए इस ट्रायंगल, इसका प्रिज्म का नाम दे देते हैं ABC। तो लाइट कौन से वाले सरफेस ऑफ द प्रिज्म के साथ स्ट्राइक कर रही है, जिससे एंटर करेगी? AB। तो इस AB फेस को आप लोग क्या बुलाएंगे? इंसिडेंट फेस या इंसिडेंट सरफेस। तो ये जो AB हमारा कौन सा सरफेस हो गया? इंसिडेंट सरफेस। इस लाइट को आप लोग क्या बुलाएंगे? वी विल कॉल दिस लाइट एज अ इंसिडेंट रे। डन। ऑब्वियसली बात है, लाइट यहां पे स्ट्राइक की, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं P पॉइंट। ओके, अब देखिए लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम जा रहा है? लाइट कहां से कहां जा रहा है? एयर से ग्लास, यानी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। और क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं, जब भी आपकी लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो क्या होती है? लाइट को जाना चाहिए था सीधा, बट द लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। लाइट क्या हो गई? नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हो गई। तो ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। तो ये हमारा इंसिडेंट एंगल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल आ रहा है। ठीक है,
अब हम लोग पहुंचे कौन से फेज पे, हम लोग पहुंच गए बाबूजी एसी फेज पे, वो फेज जिसमें से लाइट बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। तो इस फेज को आप लोग बुलाओगे इमर्जेंट सरफेस। कौन सा सरफेस? इमर्जेंट सरफेस। जैसे ग्लास स्लैब में देखा था, इंसिडेंट सरफेस जहां से लाइट एंटर करेगा, इमर्जेंट सरफेस जहां से लाइट बाहर निकलेगा। तो नॉर्मल यहां पे भी बनाएंगे भाई, ये हमारा नॉर्मल है। अब लाइट कहां से कहां जा रही है? डेंसर से रेयर, और डेंसर से रेयर लाइट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। और जब सिंस ये जो रे बाहर निकल रही है, इस रे को हम लोग बुलाएंगे इमर्जेंट रे। व्हाट यू विल कॉल दिस? You will call this as a emergent ray, and the angle between emergent ray and normal ray, इस एंगल को आप बुलाएंगे emergent angle। क्या बुलाएंगे बेटा इस एंगल को? इस एंगल को आप बुलाएंगे emergent angle। ओके, I का मतलब क्या था? इंसिडेंट एंगल। क्लियर है? डन? ओके, तो हुआ क्या, ध्यान से देखेंगे। When the light enters through the prism, जब हमारी लाइट प्रिज्म में एंटर हुई तो हमारी लाइट का रास्ता कुछ ये था, ठीक है। प्रिज्म में दो बार रिफ्लेक्शन हुआ, पहले P पॉइंट पे यानी AB सरफेस पे, फिर Q पॉइंट जो कि AC सरफेस पे। तो दो बार रिफ्लेक्शन हुआ और उसके बाद लाइट जो कि जिसे वे से सीधा जाना चाहिए था ऐसे, वो अब कुछ इस तरीके से जा रही है। यानी आपके प्रिज्म ने लाइट के पाथ को क्या कर दिया? डेविएट कर दिया। क्या किया? डेविएट कर दिया। तो प्रिज्म क्या करता है वो हमें लिखना है। प्रिज्म हमेशा लाइट को क्या करता है? डेविएट। प्रिज्म ऑलवेज डेविएट। डेविएट वर्ड का मतलब है बेंड करना। ऑलवेज बेंड्स द लाइट रे। तो प्रिज्म हमेशा लाइट रे को क्या करता है? बेंड करता है। अब मैं एक बार आपसे पूछना चाहता हूं आपकी पुरानी नॉलेज से, ग्लास स्लैब से। आप लोग को याद है ग्लास स्लैब में लाइट एंटर करेगा नॉर्मल, फिर बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, फिर हमने नॉर्मल बनाया, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यानी जो हमारी इंसिडेंट लाइट रे थी और जो हमारी फाइनल इमर्जेंट लाइट रे थी, दोनों पैरेलल चल रही थी। मतलब लाइट रे जिस डायरेक्शन में आई, इमर्जेंट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, बट थोड़ी सी शिफ्ट हो गई। तो ग्लास स्लैब, प्लीज इस बात को अगर नहीं लिखा है तो प्लीज मेंशन कर लेंगे। ग्लास स्लैब लाइट को क्या करता है? शिफ्ट करता है। ग्लास स्लैब शिफ्ट द लाइट रे, बट प्रिज्म क्या करता है? बेंड करता है, डेविएट करता है। ये फर्क है दोनों में। और ये फर्क क्यों आया? क्योंकि दोनों का ज्योमेट्रिकल शेप अलग था। वहां पे वो क्यूबॉइडल में था, ये पिरामिड शेप में। 2 डायमेंशन में बोले तो वो रेक्टेंगुलर शेप था, और यहाँ पे 2 डायमेंशन में बोले तो वो ट्रायंगुलर शेप। क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो अगर आपके प्रिज्म में लाइट रे एंटर करती है तो प्रिज्म लाइट को क्या करेगा? बेंड करेगा। अब अगर हमारी लाइट बेंड हुई है, झुकी है, तो हमें ये तो पता लगाना पड़ेगा बाय हाउ मच अमाउंट द लाइट गेट बेंड्स। मतलब लाइट कितना अमाउंट से बेंड हुआ है। तो लाइट कैसे जा रहा था बेटा? सीधा जा रहा था। अब जो लाइट पहले सीधा जा रहा था, अब वो लाइट इस रास्ते से जा रहा है। ध्यान से देखना, लाइट वाज गोइंग स्ट्रेट। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो सीधा जाता, बट प्रिज्म की वजह से अब लाइट यहां जा रही है। तो जो चीज पहले आपकी सीधी जा रही थी ऐसे, और अब यहां जा रही है, तो कितना बेंड हो गए? ये वाला एंगल बेंड हो गए। बस सीधे जा रहे थे, अब यहां जा रहे हैं, तो बेंड कितना हुए? दिस वन। तो ये एंगल जो आपको दिखाया गया है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बुलाएंगे इस एंगल को बेटा? इस एंगल को बुलाएंगे एंगल ऑफ डेविएशन, कि भाई कितना डेविएट हुए, कितना बेंड हुए। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है कि जब भी प्रिज्म से लाइट रे पास होगी तो लाइट रे किस तरीके से बिहेव करेगी, तो क्या होगा। तो हमें क्लियर हुआ कि जब भी एक लाइट रे, एक की बात कर रहा हूं, जब भी एक लाइट रे प्रिज्म में एंटर होगी तो उसका 2 बार रिफ्रैक्शन होगा और उसके बाद वो अपने पाथ से डेविएट यानी बेंड हो जाएगी। ओके, और जितना एंगल बेंड होगी उसी एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन बुलाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे अब तक 3 एंगल हो गए हैं जिनको मैंने नाम लिया और यही इंपॉर्टेंट है। एंगल नंबर 1 इंसिडेंट एंगल, ये हमें न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा फॉर द एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू।
एंगल नंबर 2 इमर्जेंट एंगल, तो कितने एंगल से एंट्री किए थे, कितने एंगल से बाहर निकले। एंगल नंबर 3 की कितना बेंड हुए, एंगल ऑफ डेविएशन कितना था। एंड द फोर्थ एंगल इज दिस वन, इस एंगल को बुलाएंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बुलाओगे बेटा, इस एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म। तो देखिए कुछ एंगल्स हो गए हैं, आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसकी डेफिनेशन मैंने लिखवा रहा हूं। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, आप लिख सकते हैं एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे, पहले लिखा हुआ है। व्हाट इज ई स्टैंड्स फॉर, ई स्टैंड्स फॉर एंगल ऑफ इमर्जेंट, तो इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हो, इट इज द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल रे। एंगल डी क्या था, एंगल ऑफ डेविएशन। चलिए इसकी डेफिनेशन बनाते हैं क्योंकि ये नया है हमारे लिए। तो देखिए डेविएशन एंगल कौन कौन सी लाइट रे में बनता है, ये कौन सी रे थी, इंसिडेंट वाली थी, ये कौन सी है, इमर्जेंट वाली है। तो डेविएशन एंगल कौन कौन सा लाइट रे में बन रहा है, इट इज दी एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड कौन सा, इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को ही डेविएशन बोलेंगे कि भाई जा ऐसे रहे थे, अब जा फाइनली ऐसे रहे, फाइनली कितना बेंड हुए वो वाली बात हो रही है। और जो चौथा एंगल मैंने आपके साथ डिस्कस किया है प्रिज्म एंगल, इसे क्या बुलाएंगे, प्रिज्म एंगल, प्रिज्म का एंगल। ओके, तो प्रिज्म एंगल क्या है, वैसे तो प्रिज्म का एंगल सबके दिमाग में जाता है, प्रिज्म का एंगल हो सकता है, तो होने को तो ये भी हो सकता था बट यही लिया। तो प्रिज्म एंगल का मतलब है ये कौन से दो सरफेसेस के बीच का एंगल है, इंसिडेंट सरफेस और इमर्जेंट सरफेस, मतलब जिस सरफेस से लाइट एंट्री मार रहा था और जिस सरफेस से लाइट बाहर जा रहा है, ओके, उन दोनों सरफेसेस के बीच के एंगल को ही इमर्जेंट एंगल, सॉरी प्रिज्म एंगल बुलाते हैं। तो क्या, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट सरफेस, इंसिडेंट और इमर्जेंट सरफेस के बीच के एंगल को प्रिज्म बुलाएंगे, इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को डेविएशन बुलाएंगे। ओके, पर ज्यादातर जो हम लैब्स में प्रिज्म यूज करते हैं, जो आपको मैं प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कराऊंगा, जिसको लेके हम लोग स्टडी करेंगे, तो ज्यादातर प्रिज्म हमारे इक्विलैटरल प्रिज्म होते हैं। कौन से प्रिज्म होते हैं, इक्विलैटरल प्रिज्म। तो मोस्टली ये जो पॉइंट्स लिख रहा हूं ये जस्ट की पॉइंट्स है बेसिक नॉलेज के। तो मोस्टली इक्विलैटरल प्रिज्म्स आपको अवेलेबल होते हैं, ज्यादातर मोस्टली 95% चांसेस है। तो अगर आपका प्रिज्म इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल मतलब ऑल दी साइड्स आर इक्वल, और अगर उसकी सारी साइड्स इक्वल हैं तो सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये तो आप जानते हो, व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, 60। तो अगर आपका प्रिज्म इक्विलैटरल है तो ए की वैल्यू यानी प्रिज्म एंगल की वैल्यू हमेशा 60 होगी, ये भी ये भी ये भी, तो ये तो हमेशा 60 होने वाली है। क्लियर है? तो दिस इज द डायग्राम एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सीबीएसई। सीबीएसई में डायग्राम आता है बेटा, दैट ड्रॉ द रे डायग्राम, ड्रॉ द रे डायग्राम व्हेन द मोनोक्रोमेटिक लाइट, कौन सी लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म। ग्लास स्लैब का भी आता है जो हम बना चुके हैं, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रिज्म से पास होती है तो डायग्राम बनाइए। तो प्लीज होल डायग्राम विद द लेबलिंग आना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट 2 से 3 मार्क्स का आता ही। फिर उसमें वो पूछता है आपसे दैट इंडिकेट और लेबल, इंसिडेंट एंगल को लेबल कीजिए, इमर्जेंट एंगल को लेबल कीजिए, डेविएशन एंगल को लेबल कीजिए, प्रिज्म एंगल को लेबल कीजिए। ठीक है, तो इसलिए हमें ये चीज आनी चाहिए। क्लियर? अब मैं आपसे बात करता हूं इंपॉर्टेंटली एक इंपॉर्टेंट रिलेशन, और रिलेशन है इन चारों एंगल्स के बीच का, और रिलेशन इज दैट D इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ओके, इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, देखो जब स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, आइदर मिरर फॉर्मूला, आइदर लेंस फॉर्मूला, जो भी रिलेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं। अभी तक किसी भी रिलेशन का कोई प्रूफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हम लोग 12th क्लास में करेंगे।
सो इन द फ्यूचर इन द 12th क्लास अगर आप साथ में रहते हैं, मतलब आप साइंस लेते हैं और आप फिजिक्स के साथ ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अगर रहते हैं, so definitely we are going to enhance और we are going to explore some of the more important terms जो हमारी रह गई हैं, like हर चीज को प्रूफ करना। इसलिए 12th क्लास लंबा चला जाता है क्योंकि वहां पे हम लोग हर चीज को प्रूफ करते हैं फिर न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ पे हमें केवल उसका इंट्रोडक्शन है। क्लियर? अभी के लिए मैंने डिस्पर्शन की बात ही नहीं की है कि जब भी व्हाइट लाइट किससे पास होगी, प्रिज्म से पास होगी तो सातों कलर में अलग होगी, अभी बात ही नहीं की है। अभी तो मैंने आपसे बात की है कि प्रिज्म से अगर सिंगल लाइट पास होती है तो क्या होगा। क्लियर है? तो सिंगल लाइट का हेडिंग देंगे, डायग्राम, ऑल द लेबलिंग, definition of all the angles, important key points and the most important the relation between all the four angles। क्या deviation कितना होगा is equal to incident angle plus emergent angle minus prism angle। और अगर आपका prism equilateral है then the prism angle would be always 60 degree क्योंकि all the angles would be 60 degree। क्लियर है? तो एक वो ध्यान रखेंगे। अब एक और छोटा सा रिलेशन जो एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, और बेसिकली ये रिलेशन है, वैसे तो एनटीएससी के लिए है, सीबीएसई में कोई इसका लेना देना नहीं है, बट विदाउट दिस रिलेशन आप सीबीएसई में जो कलर स्प्लिट वाला कॉन्सेप्ट है वो समझ नहीं पाओगे। अगर हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ते जाएं तो एनसीईआरटी कहेगा कि सातों कलर अलग होंगे, तो अब सवाल उठता है कि सातों कलर अलग अलग क्यों होंगे और कौन सा कलर सबसे नीचे होगा, कौन सा कलर सबसे ऊपर होगा, ये भी सवाल उठता है। तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको पॉसिबली दे पाऊंगा जब हम लोग इस रिलेशन को भी ध्यान देंगे। D is equal to mu minus 1 into A, where D stands for deviation but mu stands for what? Refractive index। किसका? ग्लास का, क्योंकि एयर का तो कितना होता है? 1 ही होता है भाई, तो उसको तो ना भी लिखे तो चल जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए एक रिलेशन बन गया यहां से D is equal to mu minus 1 into A। इसे याद रखिए क्योंकि इसका रीजन मैं आपको अब देने वाला हूं। क्लियर है? तो ये चीजें क्लियर हुई आपको? तो प्लीज एक बार इस प्रिज्म के कॉन्सेप्ट को सारे के सारे बच्चे नोटेड डाउन कर लेंगे। मैं डेफिनेशन को बचा रहा हूं अभी क्योंकि अभी डिस्पर्शन खत्म नहीं हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रब द डेफिनेशन, बट ये चीज आप लोग लिख ले। मल्टीक्रोमेटिक, व्हाइट लाइट को मल्टीक्रोमेटिक बोलते हैं। जब एक से ज्यादा वेवलेंथ आए तो मल्टीक्रोमेटिक, बट जब एक ही लाइट आए यानी एक ही वेवलेंथ आ रही है, कोई भी आ रही है बट एक ही है, तो उसे बुलाएंगे मोनोक्रोमेटिक। और जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रिज्म से पास होती है तो ये सब होने वाला है। गॉट दैट? हाँ, इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। तो कहा ना, जब हम लोग लैब में मिलेंगे तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हुए डेविएशन एंगल निकालेंगे, प्रैक्टिकली भी निकालेंगे, कितना डिग्री आया डी से नापेंगे, फॉर्मूले से भी निकालेंगे, और दोनों एंगल इक्वल आने चाहिए। और अगर दोनों एंगल इक्वल आए तो हमारा प्रैक्टिकल हो गया काम से। ऐसा ही तो हम लोगों ने किया था, किसमें? ग्लास लैब में। अब ग्लास लैब का क्या था बेटा? इंसिडेंट एंगल हमेशा इमर्जेंट एंगल के इक्वल आता है, और आप लोगों ने प्रूफ भी किया था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसे इक्वल कैलकुलेट भी हुआ था, डी से नापा था, दोनों इक्वल आए थे, और कुछ के कुछ एरर्स आए थे बट पॉइंट्स में आए थे। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे फ्यूचर में, तो वो रेडी रहना। बट अभी मैं आपको समझाने जाऊंगा कि डिस्पर्शन क्यों होता है। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है कि जब भी लाइट प्रिज्म से पास होगी तो बेंड होगी। कितना बेंड होगी उसके दो फॉर्मूले हैं, मतलब डेविएशन के दो फॉर्मूले हैं। चलिए अब इनके बारे में बात करते हैं, और इसके लिए अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूं। पीछे मतलब अब तक के पढ़े हुए सारी चीजें कहां पे पढ़ी हुई? अब तक जो हम लोगों ने रिफ्रैक्शन में पढ़ी है, मैं सारी चीजें आपको बताता हूं। तो भाई सबसे पहले जाते वापस से अपनी उस टेबल पे भाई, एवरीवन, इट इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10th ऑन दैट साइड, रिक्वेस्ट है बेटा। अभी मैं आपके साथ विज्ञान डिस्कस करना जा रहा हूं, तो प्लीज अगर आपके पास आपकी नोटबुक अवेलेबल है, वेल एंड गुड। अगर नोटबुक साइड में रखी है, गो देयर, नोटबुक को लेके आइए, वीडियो को पॉज करके जाइए। मैं यहीं पे हूं, कहीं नहीं भागने वाला, तो रिकॉर्डेड है बेटा, पॉज कर जाओ मुझे और अपनी नोटबुक लेके आओ फर्स्टली। और इन दैट नोटबुक प्लीज ओपन दैट पेज जहां पे हम लोगों ने ये विबग्योर का सेक्शन लिखा हुआ है। मुझे ये पेज ओपन चाहिए भाई, क्योंकि आज हम लोग इसे ही समझने वाले हैं, क्योंकि डिस्पर्शन में फिर से व्हाइट लाइट यानी विबग्योर का गेम आ गया। भाई डिस्पर्शन है, और डिस्पर्शन है यानी आपके पास फिर से वही वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू आ गए, तो हमें वापस वहां जाना पड़ेगा। तो पहले ओपन करो, एक बार वापस से पढ़ते हैं,
तो वॉयलेट का लैम्डा वेवलेंथ क्या होता है भाई, मिनिमम होता है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है? फिर हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ा, तो आप लोग जानते हो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। कॉचीज फॉर्मूला लिखवाया था, मतलब जिसका लैम्डा मैक्सिमम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा। तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम, वॉयलेट का मैक्सिमम, क्योंकि लैम्डा मिनिमम था और इनवर्सली होता है। क्लियर है? ओके, इसके बाद हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल देखा था बेटा, तो म्यू इज इक्वल टू 1 बाय साइन सी होता है टीआईआर में। तो क्रिटिकल एंगल के लिए भी फॉर्मूला बना लिया था, तो इसका म्यू मिनिमम है तो इसका क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम होगा, इसका क्रिटिकल एंगल मिनिमम होगा। तो वो हम लोग टीआईआर में देख चुके थे। ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हम पढ़ के आए हैं, क्या, लेंस। तो हम लोग लेंस को पढ़ चुके हैं भाई, क्योंकि मैं आपको एक बार लेंस पर लेके जाना चाहता हूं। एक बार लेंस के कुछ 2 पॉइंट्स वो ऐड करते हैं, फिर अपने प्रिज्म पे भी आते, तो लगे हाथ कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशाने कर लेते हैं। तो देखिए लेंस का हमारे पास फॉर्मूला आया था 1 बाय एफ इज इक्वल टू म्यू जी बाय म्यू एयर माइनस 1 2 बाय आर। अगर कनकेव लेंस होता तो वो माइनस 2 बाय आर आता, और कन्वेक्स है तो इसका मतलब एयर मतलब सराउंडिंग। तो इस बात को देखिए, सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ फोकल कैसे रिलेटेड, सराउंडिंग के साथ एयर था, एयर की जगह अगर लिक्विड डाल दिया तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ फोकल लेंथ कैसे है, डायरेक्टली। तो फोकल लेंथ इज डायरेक्टली टू द सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी अगर आप लेंस के चारों तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते हैं तो आपकी लेंस की फोकल लेंथ भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा बात याद रखना। और इसका एक फॉर्मूला बनाया था ना लिक्विड के अंदर, शॉर्टकट फोकल लेंथ इन लिक्विड बाय फोकल लेंथ इन एयर, तो प्लीज वैसा नहीं। ठीक है, अब जो मेन सवाल है वो है ग्लास का। किसका? ग्लास का। ओके, अब ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो फोकल लेंथ के साथ कैसे, इनवर्सली। सो फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या फिर लेंस, कुछ भी बुलाइए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग प्लीज, जहां पे आपने लेंस के ये फॉर्मूलेज लिखे हैं स्टार्टिंग, वहां पे ऊपर मार्जिन में जाके लिख लेंगे। तो यहां से क्या पता चला कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फोकल लेंथ के साथ कैसे, इनवर्सली। सो फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखिए, ग्लास का, सराउंडिंग का नहीं। सराउंडिंग के साथ तो डायरेक्टली हो, अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते हैं तो लेंस का बढ़ जाएगा, बट अगर ग्लास का बढ़ाते हैं तो घट जाएगा। तो आप ध्यान दो, रेड कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है तो रेड कलर का फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होता है, और वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है क्योंकि वेवलेंथ मिनिमम था, इसलिए वॉयलेट कलर का फोकल लेंथ सबसे कम होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ध्यान रखना। इसका मतलब मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, सवाल ये है, कैन यू चेंज फोकल, कैन यू चेंज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप लोग ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल सकते हो? तो सवाल है यस। हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कांस्टेंट मानते हैं, बट एक सवाल है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे किसी भी ग्लास का या लेंस का, जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल सकते हैं? तो आंसर इज यस, वी कैन चेंज। कैसे? वेवलेंथ से। ये एक फैक्टर है, यानी अगर हम लाइट की वेवलेंथ बदल दें तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा ग्लास का। ये याद रखना इस पॉइंट को, कि अगर हम कलर बदल देते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदला जा सकता है। तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा लेके जाना है तो लो वेवलेंथ का कलर यूज करो, और अगर आपको मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम से कम रखना है तो हाई वेवलेंथ का रिफ्रैक्टिव करो, क्योंकि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। और अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम लोग फोकल लेंथ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो सीधा सा रिलेशन क्या मिला यहां से कि भाई देखो, फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ इनवर्सली है, ग्लास की बात कर रहा हूं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के साथ इनवर्सली है। तो f म्यू के इनवर्सली है, म्यू लैम्डा के इनवर्सली है, तो आपका f
लैम्डा के साथ कैसे हो गया भाई, डायरेक्टली। तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप किसी भी लेंस का फोकल लेंथ बदल सकते हो? बदल सकते हैं, बिल्कुल। कैसे? नंबर 1, सर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करके बदल सकते हैं। जहां पे एयर है, एयर की जगह पे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाल दो, फोकल लेंथ भी बदल जाएगा। दूसरा, सर लाइट का कलर बदल के भी बदल सकते हैं। तो इसका मतलब कौन से कलर की वेव फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होगी? जिसकी लैम्डा सबसे ज्यादा है। डायरेक्टली आ गया ना? कैसे आया, समझे इन दोनों पॉइंट्स को? क्लियर है? प्लीज एक बार ध्यान से अंडरस्टैंड करना, और अगर चाहो तो वीडियो को प्लीज बार बार देख लेना जहां पे लॉजिक रिपीटेड होते हैं। तीसरा जो हम लोग बात करेंगे वो है पावर का। तो पावर का फॉर्मूला तो आप जानते हो, P = 1/f, ये तो सबको मालूम है। तो पावर फोकल लेंथ के साथ कैसे? इनवर्सली। तो रेड की फोकल लेंथ कैसे? मैक्सिमम। तो रेड की पावर क्या होगी? मिनिमम। और वॉयलेट की फोकल लेंथ क्या है? मिनिमम। तो वॉयलेट की पावर क्या होगी? मैक्सिमम। यानी रेड कलर लेस पावर दिखाता है, वॉयलेट कलर मोर पावर दिखाता है। रेड कलर मोर फोकल लेंथ दिखाता है, वॉयलेट मिनिमम। रीजन मैं आपको देता जा रहा हूं। क्लियर है बिल्कुल लेंस का? चलिए, तो हमारे पास म्यू सी एफ ये। तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो चीजें तो आप लोगों ने लिखी होंगी। तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं लिखी है वो तो पहली बात तो प्लीज पूरा लिख लो, और जिन्होंने ऑलरेडी पहले से डाटा लिखा हुआ है तो आई थिंक ये दो डाटा ऐसे हैं जो हमारे नए हैं, क्योंकि हमने अभी ऑनलाइन में ही पढ़ा है इन दोनों को। तो इन दोनों डाटा को फर्स्टली नोटेड डाउन कीजिए। पहले जल्दी से नोटबुक कहा था ना लेके आना, तो पहले वीडियो को पॉज करो और पहले दोनों डाटा नोटेड डाउन कीजिए। गॉट इट? चलिए, तो लेंस का काम मैंने निकलवा दिया यहां से, तो इसलिए मैं इसका वेट कर रहा था। अब मैं आपसे प्रिज्म की बात कर रहा हूं, ठीक है? वो दोनों हैं, ओके? तो अब मैं आता हूं प्रिज्म के ऊपर। तो ये लिखिए ना, अब आ जाइए बेटा किस पे? प्रिज्म पे। सॉरी, प्रिज्म। तो देखिए, प्रिज्म का जो फॉर्मूला है डेविएशन का, कि कितना बेंड होगा, कितना झुकेगा लाइट, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कैसे है? म्यू। डायरेक्टली, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, अगर म्यू बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा ही। तो इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन म्यू के साथ डायरेक्टली है भाई, ध्यान से। और म्यू लैम्डा के साथ इनवर्सली है, तो आप बोल सकते हो एंगल ऑफ डेविएशन लैम्डा के साथ इनवर्सली है। डी म्यू के साथ डायरेक्टली है और म्यू लैम्डा के साथ इनवर्सली है, तो डेविएशन वेवलेंथ ऑफ द लाइट के साथ इनवर्सली गया। इसका मतलब जिसका लैम्डा मैक्सिमम होगा उसका डेविएशन मिनिमम होगा, या फिर इधर से देख लीजिए, जिसका म्यू मिनिमम होगा उसका डेविएशन भी मिनिमम होगा। ओके, ऑन दी अदर साइड जिसका लैम्डा मिनिमम होगा उसका डेविएशन मैक्सिमम होगा। यानी अगर हम 7 कलर लेके आते हैं तो सातों कलर में से सबसे कम बेंड कौन होगा? रेड। अब ये तो समझ गए ना बेंड क्यों होता है, वो मैंने दिखा दिया। अब बात है सातों कलर की। तो अब हर कलर की वेवलेंथ अलग है बेटा। अगर हर कलर का वेवलेंथ अलग है तो हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा, और अगर हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो हर कलर का डेविएशन भी अलग होगा इस फॉर्मूले से। तो यहां से एक और क्वेश्चन है जो मैं लॉजिकली आपके लिए छोड़ रहा हूं, तो इसका आंसर 1 मार्क्स में प्लीज आप रखोगे, रीजन दोगे कि क्या आप किसी भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, that why the dispersion occurs, why the dispersion occurs। देखो, पहला सवाल था what is dispersion, what dispersion क्या होता है? तो डिस्पर्शन क्या है कि जब भी एक व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होगी तो उसके सातों कलर अलग अलग हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, ये डिस्पर्शन है। अब सवाल क्या है कि डिस्पर्शन क्यों होता है, क्या कारण है? तो भाई सातों कलर अलग अलग क्यों होंगे, चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं। क्लियर है ये बात? याद रखो भाई, दिमाग में नोटबुक सामने रखिए, नोट इट डाउन कीजिए इसे। रेड का डेविएशन सबसे कम होगा, वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा। चलिए अब मैं आपको प्रिज्म पे लेके आता हूं। अब आते हैं प्रिज्म पे। तो प्रिज्म पे डिस्पर्शन करते हैं भाई, ये हमारा प्रिज्म, और अब इस प्रिज्म पे मैं स्ट्राइक करवा रहा हूं व्हाइट लाइट। कौन सी लाइट लाया मैं? व्हाइट लाइट, मतलब एक ऐसी लाइट जिसमें सातों कलर हैं VIBGYOR। ठीक है, अब जैसे ही लाइट एंटर होगी तो सारे कलर बेंड होने शुरू होंगे।
ठीक है, मैं सारे ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। और इन सब में से एक कलर सबसे ज्यादा बेंड होगा और एक कलर सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा कौन सा बेंड होगा? वॉयलेट। रीजन दिया है क्योंकि वॉयलेट की लैम्डा सबसे कम है, इसलिए वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा उसका डेविएशन भी सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कौन झुका? वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और सबसे कम कौन बेंड होगा? रेड। तो सबसे कम डेविएशन किसका बेटा? रेड का डेविएशन सबसे कम होता है। ठीक है, तो अब क्या मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख के दे सकते हो? ये मैं आपके ऊपर लेफ्ट कर रहा हूं। Why the dispersion occur? Dispersion क्यों होता है? क्यों होता है भाई? When the white light enters, white light enter हो रही है मतलब 7 अलग-अलग wavelength enter कर रही है। तो since all the light या all the color has different wavelength, हर कलर का wavelength अलग-अलग है। तो अगर हर कलर का लैम्डा अलग-अलग है, तो हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग-अलग होगा, और अगर हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा तो हर कलर का डेविएशन भी अलग-अलग होगा। इसलिए हर कलर अलग-अलग एंगल पे बेंड होते हैं। सबसे ज्यादा कौन बेंड होगा? सबसे ज्यादा वॉयलेट बेंड होगा, और सबसे कम कौन बेंड होगा? सबसे कम रेड बेंड होगा। देखो ये ऐसे है, ध्यान से देखो। वैसे तो कलर 7 पहले ही आ रहे थे और अभी भी आ रहे हैं, तो एक बार यहां से देखिए। इमेजिन दैट मैं आपके बिल्कुल सामने हूं, आपको नहीं मालूम मैं हैंड की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, मैंने आपके सामने ये रखा, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? ओनली वन सिंगल लाइन। तो अगर आपसे दूर हो, अगर आप मुझसे थोड़ा और डिस्टेंस पे होते और मैं आपसे पूछता यार कितनी लाइंस हैं, तो आप कहेंगे सर एक ही लाइन है। क्यों? क्योंकि जितनी भी लाइंस हैं 1 2 3 4, जितनी भी फिंगर्स हैं, सारी फिंगर्स एक साथ आ रही है। तो देखो ना, सातों कलर एक साथ आ रहे थे तो एक इफेक्ट बना। अब देखो एक काम कीजिए, इन फिंगर्स को अलग अलग एंगल पे बेंड करो बट बराबर बराबर नहीं। तो पहली बात, क्या सारे एंगल्स, क्या सारी लाइट इक्वल डेविएट होगी? नो सर, क्योंकि हर किसी का लैम्डा अलग है, इसलिए हर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। हर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो इसलिए हर किसी का डेविएशन भी अलग होगा, यानी हर लाइट अलग अलग डेविएट यानी बेंड होगी। तो देखिए एक ही दिख रही थी, चलो इसे बेंड करते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, ये थोड़ा सा कम, ये थोड़ा कम, ये थोड़ा कम, और ये भी थोड़ा सा कम। अब देखो है तो वही लाइट, बट अगर मैं हर लाइट को अलग अलग एंगल पे झुका दूं तो अब आपको क्लियरली दिखेगा सर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो आपको अब सारे कलर अलग अलग दिखाई देंगे। जहां पे पहले सारे कलर एक साथ आ रहे थे तो एक ही इफेक्ट दिखाई दे रहा था, वो था व्हाइट। बट जैसे ही प्रिज्म से पास हुए तो सबका जो झुकने का एंगल है, बेंड करने का एंगल है, वो सबका अलग अलग हो गया। रेड का सबसे कम रहा, वॉयलेट का सबसे ज्यादा रहा, बाकी उसके मिडल में आ गए। अब जब सारे लोग अलग अलग एंगल पे झुकेंगे तो डेफिनेटली आपको अलग अलग दिखाई देंगे कि नहीं दिखाई देंगे? यस, हमें डेफिनेटली वो लोग अलग अलग दिखाई देंगे। तो हम क्या कहेंगे कि whenever the white light passes through the prism, तो 7 कलर्स क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं। तो प्रिज्म में कोई जादू नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी चीज नहीं हो रही कि जादू है कि बस व्हाइट लाइट घुसी और सातों कलर अलग हुए। बट बस क्या, वो सबको अलग अलग एंगल से डेविएट कर रहा है। क्लियर है? सो दिस इज द पॉइंट अबाउट द डिस्पर्शन। अब मैं आपके साथ, तो ये डायग्राम आपका डिस्पर्शन का है, तो डेफिनेशन बाद में लिख लीजिए और ये डायग्राम बनाएंगे। बट वो जो डायग्राम था वो सिंगल लाइट का था। बट उसके साथ साथ हमने आज विबग्योर को भी किया। प्लीज लॉजिकल क्वेश्चंस विबग्योर से बेटा बहुत ज्यादा बनते हैं, तो प्लीज उन पे ज्यादा ध्यान देना है। ये विबग्योर की जो लाइन बनाते आए हैं हम लोग, जो मेहनत करते आए हैं स्टार्टिंग से, ये सारी इकट्ठी करके रखिए, क्योंकि आपको कौन से कलर के बदलने से क्या होगा, कौन से कलर के बदलने से क्या होगा, तो ये सारे गेम यहीं से समझ में आएंगे। क्लियर है? तो प्लीज डू दैट। ओके, चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक है, देखो ये दो क्वेश्चंस भी आप लोग ऐड करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है विद इन द 5 मिनट, जिसे हम लोग कंप्लीट करेंगे और आज के लेक्चर को फिनिश करेंगे। एंड दैट स्मॉल टॉपिक इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट, लाइट को रिकंबाइन करते हैं। तो देखिए आपके पास एक प्रिज्म था और उसमें से आपने व्हाइट लाइट पास करवाई, तो डेफिनेटली हमारे सातों कलर अलग हो गए। ठीक है, अब हम इसे रिकंबाइन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं?
रिकंबाइन। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम वैसा ही आइडेंटिकल एक और प्रिज्म ले लेंगे। सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक वन मोर आइडेंटिकल प्रिज्म, बट उसे उसके जस्ट एग्जैक्टली उल्टा रखेंगे। तो सीधी सी बात है, जब प्रिज्म को आपने सीधा रखा तो उसका कैरेक्टर था कि वो ऐसे फैलाता है, तो जब आप उसे उल्टा रखेंगे तो वो लाइट को फिर से बेंड करेगा अंदर की तरफ, तो इसे भी बेंड करेगा अंदर की तरफ, इसे भी बेंड करेगा अंदर की तरफ, और जब लाइट फाइनली बाहर निकलेगी तो फिर से क्या होके निकलेगी, व्हाइट लाइट होके निकलेगी। तो व्हाइट लाइट एंट्री करवाई और व्हाइट लाइट ही बाहर निकल गई। इसी को ही बुलाते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ द लाइट। ऊपर रेड है, नीचे वॉयलेट है, बट अगर आप प्रिज्म को उल्टा कर दो तो वो फिर से बेंड करेंगी, बट इस बार वो अंदर की तरफ बेंड करेंगी क्योंकि उल्टा रखा हुआ है ना, तो आप उसे उल्टा काम करवा रहे हैं, और फिर वो फाइनली लाइट बाहर निकलेगी व्हाइट। दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। तो कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, बस एक सिंपल था कि हम लोग लाइट को रिकंबाइन कैसे कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, हाउ डज द व्हाइट लाइट कैन बी रिकंबाइंड, आप कैसे रिकंबाइन कर सकते हो? ओके, तो 2 मार्क्स के लिए इसे लिख के देंगे प्लीज मुझे, 2 मार्क्स, थोड़ा सा थ्योरेटिकल। तो बता दिया मैंने आपको, आप प्रोसीजर बना सकते हैं। अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप अपने आंसर को प्लीज शेयर कीजिए मेरे साथ, ताकि मैं उन आंसर को चेक करके आपको रिस्पॉन्ड बता सकूं। तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए एट डिस्पर्शन। सो हियर वी आर डन विद द डिस्पर्शन। यस एब्सोल्युटली, डिस्पर्शन हमारा खत्म हो गया बेटा। हमें प्रिज्म को इतना ही, डिस्पर्शन को इतना ही डील करना था, जो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे। क्लियर है? तो प्लीज उस विबग्योर पैटर्न पे ज्यादा ध्यान देना। प्रिज्म से जब सिंगल लाइट जाती है तो क्या होता है, वो सारे पैरामीटर्स, वो 2 फॉर्मूलेज, ओके, इसको एक बार वापस से लेंस पे जाके लिखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके बनाने से क्या होता है और जो हमारी चीजें थी। ओके, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, इनके तीनों के आंसर लिखें, रिकॉम्बिनेशन को समझाइए डायग्राम बना के, थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली, तो लैंग्वेज तो बन ही सकती है। अगर फिर भी प्रॉब्लम है, आप वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए, डेफिनेटली आपको आंसर जरूर मिलेगा वीडियो के अंदर। तो समटाइम्स अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, प्लीज रिपीट द वीडियो को एक बार वापस से रिपीट कीजिए, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। बट उसके बाद भी अगर कोई इश्यू है, यू कैन फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। ओके, YouTube पे कमेंट कीजिए, WhatsApp पे कीजिए, एनीवेयर। क्लियर है? सो विद दैट नोट, दैट इज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। डिस्पर्शन इज बीन डन। अब हमारे पास एक फिनोमेना रह गया लाइट का, व्हाट इज दैट? स्कैटरिंग। नेक्स्ट लेक्चर में इस फिनोमेना को समझेंगे, ये भी टोटली थ्योरेटिकल है। और फिर हमारे पास एक ही टॉपिक रहता है लाइट को लेके, वो है ह्यूमन आर्ट। उस पे हम लोग थोड़ा टाइम लगाएंगे, एंड देन दी लाइट। और आप बोल सकते हो फिजिक्स का मोस्टली 90% सिलेबस हो गया जैसे ही लाइट हो। फिर हमारे पास एक सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जिसको हम लोग बुक के थ्रू वर्क करेंगे और डील करेंगे। क्लियर है? सो टिल देन कंप्लीट इट, डू इट, एनी डाउट प्लीज आस्क मी।